कि सियासी चेस बोर्ड पर शतरंज के खिलाड़ी नई चालें चलने को तैयार हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो बिलाशुबा इंतहाई जीरक सियासतदान हैं, सियासत का सेंटर स्टेज ले चुके हैं। एक तरफ पीटीआई उन्हें अपने कैंप में शामिल करने की सरतोड़ कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ जरदारी और शहबाज ने भी मौलाना मनाओ मुहिम शुरू कर रखी है। मौलाना का रुख किस तरफ होगा, जल्द या बदेर उक़दा खुलेगा। ऐसा महसूस हो रहा है कि कमजोर हुकूमत के पिलर्स हिलने को हैं। डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन डॉक्टर जहांजेब और माहिर मुआशियात डॉक्टर कैसर बंगाली के इस्तीफों ने नित नए साजिशी थ्योरियों की पटारी खोल दी है। यूं लग रहा है कि हुकूमत की सफों में सब कुछ अच्छा नहीं है। क्या ये किसी नए तूफान का पेश खेमा है? आवाम की बात की जाए तो एप्सॉस पाकिस्तान के हालिया सर्वे के मुस्बत इशारियों के बावजूद मुल्की मईशत पर पाकिस्तानियों के एतमाद में कमी आ गई है। सर्वे के मुताबिक मुस्तकबिल में मुआशी बहाली से मायूस पाकिस्तानियों की शरह 19% इजाफे के बाद 70% हो गई है। क्या ये सर्वे अलार्मिंग नहीं है? इन अहम इशूज पर सेर हासिल तबसरा करेंगे नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, वो कहा जाता है ना, कुछ पक रहा है। अच्छा, क्या? हाँ। आलू गोश्त, आलू गोश्त आपको पसंद है आलू गोश्त? देखो, मैं पंजाबी हूँ। अच्छा। पंजाबीज़ कांट लिव विदाउट आलू गोश्त। अच्छा। तो अगर आपने इसका जिक्र किया कुछ पकने का, हाँ, तो मेरा तो आई वुड लव टू सी एंड हैव आलू गोश्त। अगर आलू गोश्त पसंद है तो निहारी भी पसंद होगी आपको। जाहिर है। हाँ, तो लेकिन आलू गोश्त तो पक सकता है, निहारी कौन बनाएगा? जो पाए बना सकता है वो निहारी भी बना ही लेगा। जो आलू गोश्त पाए बना कटते पे पाए रख रहे हैं हम। अच्छा। पाए रख रहे हैं हम जा जाके मौलाना के दर पे। अच्छा। मैं कहना चाह रही थी कि कुछ पकता तो रहता है पाकिस्तान में, कुछ नया पक रहा है अब की बार, और ये आप बताएंगे कि रेसिपी क्या है। यू आर द चीफ शेफ। ओके बट ये तो पुरानी बातें हैं, कोई नई बात तो नहीं है। पुरानी बातें ये हो गई कि मौलाना रेलेवेंट नहीं थे, लेकिन मौलाना रेलेवेंट होना शुरू हो गया। ये नई बात नहीं लग रही आपको? नहीं, देखिए, मैंने तो हमेशा यही कहा कि इवेंचुअली मौलाना के साथ बात करनी पड़ेगी इनको। हाँ। और मौलाना बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं। हाँ। और तो वही हो रहा है, अब बात करनी पड़ गई ना इनको। तो इवेंचुअली आ गए ना उस मुकाम पे, लेकिन इससे पहले ये नहीं हो रहा था ना। हाँ, तो वो थोड़े से साइडलाइन हुए थे ना। हाँ। गवर्नमेंट जरा उस वक्त हाई फ्लाइंग कर रही थी। जी जी जी। हाँ, तो वो अब हाई फ्लाइंग जो है वो थोड़ी सी उनके पर कटते जा रहे हैं ना। टर्बुलेंस आई हुई है थोड़ी नहीं, काफी टर्बुलेंस, काफी ज्यादा आई हुई है। अच्छा, तो ये जरा आप अनवेल आप करेंगे, लेकिन मुझे आपसे ये जानना है कि पिछला हफ्ता आसिफ अली जरदारी साहब चल के जाते हैं, बंदूक का तोहफा देते हैं, उनके साथ होते हैं वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। कल जाते हैं शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान उनसे मिलने, और उनके साथ होते हैं वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब भी हमरा है, कुछ और लोग भी थे साथ। बड़े हाई पार्ड लोग गए हैं। जी जी बिल्कुल, और बड़ी खुशगवार मीटिंग हुई है, हंस खेल के आपस में बातें हुई। पिछले हफ्ते की जो मुलाकात थी उसके बारे में तो ये कहा जाता है कि जरदारी साहब ने असम्बली के अंदर और बाहर ताउन मांगा, लेकिन मौलाना ने कोई मुस्बत जवाब अभी तक नहीं दिया। और अब शहबाज शरीफ साहब ने जाके उनको कहा कि चैलेंजेस से निमटने के लिए आप हमारी रहनुमाई करें, आप दस्ते शफ़क़त हमें फ़राहम करें और हमारे साथ चलें। मुझे आपसे ये जानना था कि मौलाना को इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिल रही थी और उनके साथ मिलकर प्लानिंग कर रही थी। यकदम ऐसे क्या चैलेंजेस आ गए कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चाह रहे हैं कि मौलाना उनकी रहनुमाई करें? ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि कुछ अरसे से मौलाना अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे थे। जी। वो कह रहे थे इलेक्शन रिगिंग हुई है, केपी में भी हुई है, पाकिस्तान में भी हुई है। मगर वो एक बात हमेशा करते थे, वो ये थे कि हम किसी सूरत में भी पीटीआई के साथ नहीं मिल सकते। जी। और उसकी वजह भी बड़ी समझ आती है ना कि दे आर द ऑपोजिट साइड्स। केपी के अंदर मौलाना का सबसे बड़ा कंस्टिट्यूंसी केपी है, और केपी के अंदर खान साहब स्वीप कर वहाँ अगर इनके साथ मिलना है तो वहाँ तो खान साहब को ही फ़ायदा होगा ना, मौलाना को तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो वहाँ तो देर ऑन ऑपोजिट साइड्स। अच्छा। मगर मौलाना ने भी अपना पाउंड ऑफ फ्लैश जिसे कहते हैं वो तो उन्होंने लेना है। और तो ये पीडीएम वाले जो पहले जो थे उसमें तो मौलाना की पूरी सपोर्ट थी उनको। मगर ये जो नई गवर्नमेंट आई है इन्होंने ज़्यादा घास नहीं डाला, तो चाहिए था ना इनको सोचना कि वक्त आएगा हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले ही मौलाना को साथ लेके चलते। मौलाना के जो डिमांड्स उस वक्त थे वही डिमांड्स अब हैं, और अब मेरा ख्याल है उनके डिमांड्स मान लिए जाएंगे। एक तो वो
मांग रहे हैं, सेनेट के अंदर कुछ सीटें मांग रहे हैं। अच्छा। और फिर वो गवर्नरशिप मांग रहे हैं केपी की। देखिए वो समझ आती है ना बात उनकी कि गवर्नरशिप केपी की बहुत ज़रूरी है उनके लिए। उन्होंने अपनी पार्टी को कुछ मजबूत बनाना है, रखना है, उनके मसले हल करने हैं। ये तो इस वक्त तो गंडापुर किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जो साहब आसिफ जरदारी साहब ने वहाँ लगाए हुए हैं, ही इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव। तो मौलाना का बंदा वहाँ बैठा होगा तो कम से कम यही हुआ है कि काम वाम थोड़े बहुत जैसे पहले होते रहे, जैसे पहले कुछ तो फर्क पड़ेगा ना। हाँ। एक अड्डा तो बन जाएगा ना कि हम भी हुकूमत में हैं या हमारा भी स्टेक है, तो एंड सो ऑन। सो आई थिंक वो देना पड़ेगा इनको गवर्नरशिप केपी की। और भी इनको कश्मीर कमेटी फलाना ढिंगड़ा ये इनको एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी मौलाना के साथ। और मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ वो होंगी, बिल्कुल होंगी। आपका सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्यों इस वक्त पे गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि मौलाना के साथ बात करनी चाहिए। हाँ, 5 माह तो और मौलाना जो पहले कह रहे थे कि जी हम तो नए इलेक्शन से कम बात नहीं मानते, अब मौलाना का वो जो स्टैंड है कि जी नए इलेक्शन, अब तो अगर गवर्नमेंट में चलेगा तो फिर नए इलेक्शन की तो बात ही नहीं है ना। हाँ। तो फिर वो मौलाना का स्टैंड कहाँ जाएगा। अच्छा, अब ये एक सीरियस इशू है। इसके साथ और भी बहुत से इश्यूज लिंक्ड हैं, तो मेरा ख्याल है कि फिर उनकी बात कर ही ली जाए, क्योंकि सवाल वही जा रहा है कि ये क्यों इस वक्त गवर्नमेंट भागी भागी आई है और मौलाना तैयार हो गए। जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद ये जलसा पीटीआई करने जा रही है। 2 माह में इमरान खान साहब कुछ कह रहे हैं कि हुकूमत जा रही है। देखिए, जलसे के साथ हुकूमत नहीं जाती ना। अच्छा। और पीटीआई के पास इतनी कुव्वत नहीं है कि वो एक बड़ा जलसा कर सके। ये मैं पहले से कह रहा हूँ, बड़ा जलसा वो नहीं कर सकते। लोग सहमे हुए हैं और कोई बाहर निकलने के लिए बड़े पैमाने पर नहीं तैयार। जिस तरीके से क्रैकडाउन हुआ है उसके बाद वो पैगाम चला गया ना, तो पीटीआई इज़ इन ट्रबल एज फार एज डेमोन्स्ट्रेशंस इज़ कंसर्न। छोटे छोटे करेंगे मगर एनीथिंग बिग शो। और अगर कर भी लेते हैं 10-20 हज़ार बंदा इकट्ठा कर भी लेते हैं तो गवर्नमेंट जो है उसको डाइल्यूट कर देगी, रुकावटें क्रिएट कर देगी हर किस्म की। अच्छा। एंड गवर्नमेंट इस वक्त जो है वो सेम पेज जो बात हो रही है वो एवं नहीं हो रही। वो गवर्नमेंट विदाउट द अदर साइड इज़ नथिंग। तो सारे के सारे ये जो इश्यूज होते हैं फिर दी अदर साइड मैनेजेस इट, गवर्नमेंट नहीं मैनेज करती। क्योंकि इशू भी तो अदर साइड का ही बना हुआ है ना अप टू अ पॉइंट। तो इसलिए आई थिंक दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इस वक्त क्यों। देखिए, अब वी आर गोइंग इनटू एन एरिया विच इज़ वेरी ट्रिकी। आपने देखा कि कुछ और भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, मैं सबको लिंक करना चाहूँगा। ज़रूर। एक डेवलपमेंट तो ये हुई है कि डॉक्टर जहांजेब जो कि डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन थे जी, उन्हें फ़ारग कर दिया गया। दूसरी तरफ एहसन इकबाल साहब ने दोनों ओहदे संभाल लिए, प्लानिंग का भी और इसका भी जी, और इसके ऊपर झगड़े हुए हैं ठीक ठाक। हाँ, सुना है कि वज़ीर आज़म को बहुत बार उन्होंने रिजर्वेशंस बताई अपनी। वज़ीर आज़म वॉज इन फेवर ऑफ डॉक्टर जहांजेब। अच्छा। डॉक्टर जहांजेब जो हैं उनकी बैकग्राउंड और उनकी जो तल्लुकात हैं और उनकी कॉम्पिटेंस है, तो उसे सामने रखें और फिर देखें कि ये बात कहाँ से चली और कहाँ गई। डॉक्टर जहांजेब इज़ अ वेरी सीनियर सिविल सर्वेंट। सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशंस उन्होंने होल्ड की हैं। हाईली रिस्पेक्टेड, वेरी इंटेलिजेंट, ग्रेट एक्सपीरियंस, multitasking abilities. अच्छा. But he is a bureaucrat. Bureaucrats are not politicians the way politicians are politicians. ठीक? जी. डॉक्टर जहांजेब को पीटीआई ने 2019 में लगाया एज डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन। जी. ठीक? जी. आपका क्या ख्याल है, इमरान खान को पता था डॉक्टर जहांजेब कौन है? ठीक, नहीं पता था। खान को की पता कौन कौन है। हाँ। उस वक्त तो कोई और सिलेक्शन कर रहा था जी, टीम बना रहे थे ना उस वक्त। जो टीम जिन्होंने बनाई थी जी, जी। तो उन्होंने डॉक्टर जहांजेब को सिलेक्ट किया। ठीक है ना। हाँ, वो बाद में हफीज शेख भी आ गए थे, सारे जो थे वो आते जाते रहे, मगर हाँ। डॉक्टर जहांजेब को वहीं से मेरा ख्याल है कि फौजी क़यादत ने सिलेक्ट किया था जी। और उसकी वजह यही थी ऑफ कॉम्पिटेंस, रिलायबिलिटी, ट्रस्टवर्दी, सॉलिड, स्टॉलिड, वो सारे जो एडजेक्टिव्स आप कर सकते हैं जो कि ब्यूरोक्रेट्स एक दूसरे में पहचानते हैं और पसंद करते हैं। एक आर्म्ड ब्यूरोक्रेसी है, एक सिविल ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेसी होती है ना।
ठीक। एंड उनका यही होता है कि वी नो, हमने चलाया है मुल्क, जैसे भी है हम ही चलाने वाले हैं, हमें पता है क्या करना है क्या नहीं करना जी। तो डॉक्टर साहब को लगाया था जिन्होंने, वो खान साहब को कहा, खान साहब ने कहा डन हो गया जी। वो और बात है, कॉम्पिटेंस अपनी जगह थी, तो इसीलिए लगाया था कि जी प्लानिंग जो है, प्लानिंग कमीशन का रोल बढ़ना चाहिए, ये एडहॉकिज्म नहीं होनी चाहिए। अच्छा। एक ज़माने में प्लानिंग कमीशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन द ग्रोथ स्ट्रेटजीज ऑफ पाकिस्तान, अयूब खान के ज़माने में और उसके बाद भी। फिर आहिस्ता आहिस्ता प्लानिंग कमीशन का रोल कम होता गया। अच्छा। जैसे जैसे पॉलिटिशियंस हावी होते रहे गए तो उन्होंने अपने लोग लगाने शुरू कर दिए और प्लानिंग कमीशन का रोल मिनिमल हो गया, फाइनेंस और प्लानिंग डिपार्टमेंट का रोल बढ़ गया। और प्लानिंग जो थी 5 ईयर प्लानिंग जो होती थी वो ख़त्म हो गई, क्योंकि कोई गवर्नमेंट 2 साल से बढ़ चलती नहीं थी। तो फिर प्लानिंग कमीशन क्या करती, वो बेचारे 5 साल का प्लान बनाते थे, जिनको उनको आदत पड़ी हुई थी 5 ईयर प्लान्स की बनाने की। वो प्लान जो है पहले साल ही डिरेल हो जाता था, दूसरे साल गवर्नमेंट की छुट्टी हो जाती थी, तीसरे साल कोई और आ जाता था। तो प्लानिंग कमीशन रोल हैज़ बीन डिमिनिश्ड। अच्छा। मगर खान साहब जब आए तो उस वक्त मिलिट्री क़यादत का ये ख्याल था कि अब हम यहाँ हैं और खान इज़ हियर, अब हम इकोनॉमी को भी टर्न अराउंड करेंगे और रिफॉर्म्स भी लाएंगे और सॉलिड चीज़ होगी। अच्छा। इसलिए उन्होंने कोई मंजे हुए ब्यूरोक्रेट्स को चुना फॉर वेरियस पोजीशंस, जिसमें डॉक्टर साहब भी थे। अच्छा, अब डॉक्टर साहब डज अ गुड जॉब, आई मीन वो तो ही नोज हिज जॉब। मगर सिचुएशन ये थी कि जैसे ही पीटीआई की गवर्नमेंट गई और पीडीएम की गवर्नमेंट आई जी, तो पीडीएम की गवर्नमेंट ने एहसन इकबाल साहब को लगा दिया प्लानिंग मिनिस्टर। अब एहसन इकबाल साहब इज़ अ पॉलिटिशियन जी, बट उनकी एक और भी खूबी है। क्या? He is a highly educated, foreign trained economist and planner. तो he is not a normal politician from the Bundus. जी जी। समझे ना आप? हाँ। उनके साहिबजादे भी बड़े पढ़े लिखे हैं, बाहर के पढ़े हुए हैं। They are professionals, but they are also politicians. जी। तो एहसन इकबाल has always had a role in नून लीग के जो मैनिफेस्टोज हैं इसके कोई चीज़ से, एंड ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग वॉइस, बड़ी लॉयल्टी भी है टू PMLN एंड टू मियाँ साहब। एंड बाय द वे एक खूबी ये भी है कि वो मियाँ नवाज शरीफ से भी करीब है और शहबाज शरीफ साहब के भी करीब है। ये बड़ी कम लोगों में ये कुव्वत होती है। तो ही इज़ अ ग्रेट पॉलिटिशियन, राइट, ठीक। बट वो अपनी टर्फ को बड़ी गार्ड करते हैं। अच्छा। कि भाई मैं प्लानिंग मिनिस्टर हूँ, मेरी बात सुनी जाएगी, बिकॉज मैं बड़ा होमवर्क करता हूँ। और वो होमवर्क करते हैं, वो प्लान्स बनाते हैं 5 ईयर, 35 ईयर, 10 ईयर, वो बड़ी प्रोजेक्शंस करते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, पेपर्स, ये वो। इज़ प्रोफेशनल। अच्छा। तो अब क्लैश तो होना ही था कि अगर एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि हमने ग्रोथ की तरफ जाना है और प्लानिंग कमीशन कह रहा है कि ग्रोथ की तरफ नहीं जाना, हमने IMF प्रोग्राम फॉलो करना है जो कि इन्फ्लेशन को कम करना है और ग्रोथ को नहीं करना। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ठीक। एक IMF प्रोग्राम को चलाना चाह रहे हैं, ठीक, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इस्टेब्लिशमेंट के IMF का प्रोग्राम चले। IMF के प्रोग्राम के चलने के साथ बाहर से पैसे भी आएंगे, क्योंकि वो डिपेंडेंसी है ना IMF के साथ। मगर एहसन इकबाल है टू लुक एट द पार्टी प्रोफाइल कि हम वहाँ ना फंस जाएं जहाँ आगे आवाम ही हमें छोड़ जाए। हाँ, IMF करते करते ऐसी ना बढ़ जाइए जी। ज़ाहिर पॉलिटिकल एजेंडा भी तो उनका पॉलिटिकल एजेंडा भी है, तो डिफरेंसेस तो होने ही होने थे जी। तो जब वो हुए तो मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं रिज़ाइन करता हूँ, मैं जाता हूँ, तो चले गए खान। और एहसन इकबाल साहब खुश हो गए कि जी अब मेरी बात सुनी जाएगी जी, बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शन दोनों की थी, तो फिर चल नहीं सकता था काम। फिर यही फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स कम करें जी, ठीक, और आप आवाम को पैसे दें, उनकी ख्याल करें। IMF कहती है नहीं, थोड़ी बहुत डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। और मेरा ख्याल प्लानिंग कमीशन भी यही चाहती है कि थोड़ी बहुत कटेल किया जाए ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। ग्रोथ होगी तो इन्फ्लेशन होती है ना जी। तो अब सिचुएशन ये थी कि एहसन इकबाल साहब बैलेंस करना चाह रहे थे। अच्छा। कि जी ग्रोथ भी हो, इन्फ्लेशन भी ना हो, ग्रोथ भी हो और हम कोई आवाम के लिए भी कुछ करें। वो अपने MNAs को भी खुश रखना चाह रहे थे। उनके जो फंड्स हैं MNAs के जो कि सैंक्शन हुए हैं उसके ऊपर भी इशू था। यही कह रहे थे कि ज़रूरत के मुताबिक ये तरक्याती बजट इशू करते थे डॉक्टर जहांजेब, लेकिन ऐसा नहीं। तो अब वो ऑब्वियसली डॉक्टर जहांजेब डजंट हैव वेरी सिंपैथी फॉर MNAs। वो तो कहते हैं ये पैसे जो है इधर लगाने, इधर लगाने, इधर लगाने हैं, और वो कह रहे हैं कि नहीं हमने इधर लगाने, इधर लगाने हैं। तो ये और भी बड़े इशूज़ थे, ठीक। तो मेरा ख्याल है कि उस सूरत में डॉक्टर साहब ने रिज़ाइन कर दिया पहले। अच्छा। हाँ।
फिर पीडीएम चली गई तो केयर टेकर आ गए, टेकर आ गए तो फिर डॉक्टर साहब लपक के वापस आ गए। और रिस्टोर होना ही था ना, क्योंकि पीछे जो सपोर्ट बेस था वो तो ब्यूरोक्रेटिक सपोर्ट बेस था। तो जिस किस्म की कैबिनेट बनाई गई काकड़ साहब की, तो काकड़ साहब ने तो नहीं बनाई ना, वो खुद सिलेक्ट हुए और फिर उनको एक कैबिनेट दे दी गई। ऐसे ही है ना, बिल्कुल। तो उसमें जो डॉक्टर साहब वापस आ गए, आजमाए हुए लोग दोबारा आ गए, उनके लोग, उनके करीब। जी। कॉम्पिटेंस अपनी जगह पे, ये नहीं कि वो कुछ सिफारशी थे, नो, कॉम्पिटेंस के ऊपर, बट एक आउटलुक है, उस आउटलुक के तहत। और वो एस्टैब्लिशमेंट की आउटलुक एक होती है और पॉलिटिशियंस की हमेशा वो हो ही नहीं सकती द सेम। दोनों जो है ना वो क्लैश होते हैं, वो कभी कभी नहीं, हमेशा टेंशन में रहते हैं। अच्छा। वो कहते हैं ऐसे चलाएं और वो दूसरे कहते हैं हमने अपना भी सोचना है, कल को वापस जाना है आवाम के पास। वो जो एस्टैब्लिशमेंट वाले हैं वो कहते हैं ਅਸੀਂ ਤੇ मुल्क ਨੂੰ बचाना है, वो कहते हैं ਤੁਸੀਂ मुल्क ਨੂੰ बचाना, साड़ी पार्टी बढ़ रही है तो ਅਸੀਂ ਤੇ पार्टी ਨੂੰ भी नाल बचाना है। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो फिर मेरा ख्याल है कि जब इस दफ़ा गवर्नमेंट आई तो फिर वही टेंशन शुरू हो गई। अच्छा। तो जिसकी वजह से एहसन इकबाल हैज़ बीन थ्रेटनिंग टू रिज़ाइन, कि फिर ठीक है आपने रखना है उनको रख लें। अच्छा। तो फिर यही कि शहबाज है टू टेक अ डिसीजन, और मेरा ख्याल है कि वो फाइनल डिसीजन जो है वो नवाज शरीफ साहब ने ली है। वो शहबाज शरीफ साहब को फिर यही कहा गया है कि पार्टी तबाही की तरफ जा रही है, ये हम ऐसे नहीं हो सकता कि हम इस्टेब्लिशमेंट के जो वो कहें और हर बात माने। उनका तो समझ आ रही है कि वो क्यों ये बातें कहते हैं, वो तो परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट है, मगर हमारा क्या होगा, हमने तो ऑलरेडी बड़ा बोझ उठा लिया है, हमें क्या मिल रहा है इसमें से। अच्छा। तो मेरा ख्याल है इस कश्मकश में नवाज शरीफ साहब ने शायद एहसन इकबाल के साथ दिया, ठीक, उसकी वजह से अब शहबाज शरीफ साहब को पीछे हटना पड़ा है, और फिर he's having to ask Dr. साहब to resign. I think this is what's happened. Okay. अच्छा, ये बड़ी important development इसलिए है कि we go back to now फजल। हाँ, बट एक और डॉट को ही कनेक्ट करना है आपने किसी ये मैं इसी डॉट को पहले मैं कर लूँ, बाद में एक और डॉट भी आएगा वो कर लेंगे, मगर इसका डायरेक्ट लिंक, क्योंकि ये सिमिल्टेनियसली ये चीज़ें हुई हैं। अच्छा। वो ये कि और इसके बाद मैं तीसरे डॉट की बात करूँगा कि नवाज शरीफ साहब ने ये जो मीटिंग की है, हंगामी मुशावरती इजलास हुआ है, ये जो सारे मरियम नवाज शरीफ जो कदम उठा रही हैं आवाम की बेहतरी के लिए जी, ये इट्स अ पॉलिटिकल मूव। हाँ, इट्स अ पॉलिटिकल मूव, और इसके पीछे मियाँ साहब का हाथ है। हाँ। मियाँ साहब पहले दिन से यही कह रहे हैं कि अवाम का कुछ करो, अवाम का कुछ करो। वो पार्टी को बचाने चाह रहे हैं कि ये ना हो कि ये गवर्नमेंट भी जाए और पार्टी भी जाए। वो कहते हैं बेहतर ये है कि ये गवर्नमेंट चली जाए, पार्टी बच जाए। दोबारा इलेक्शन में उनका तो ये भी मौक़िफ़ था जो कि शहबाज साहब ने नहीं माना उस वक्त, और लोगों ने नहीं माना कि भाई लेट इमरान, हम नहीं ये गवर्नमेंट लेते, ये बना लें गवर्नमेंट किसी और के साथ। हाँ। हम ये गवर्नमेंट नहीं लेते फरवरी की इलेक्शन के बाद। मगर खैर उस वक्त मेजॉरिटी ने कहा नहीं लेनी है अच्छा। नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अच्छा। तो अब ये है कि ये मियाँ साहब के अब वापस कुछ फैसले आने शुरू हो गए हैं, उनकी इंटरवेंशन अब नज़र आ रही है, और उसके साथ मेरा ख्याल है कि शहबाज साहब जो है इज़ नाउ गोइंग टू कम अंडर इनॉर्मस प्रेशर। और ये मौलाना के साथ जो बातचीत शुरू हुई है, ये मियाँ नवाज शरीफ के कहने पे हुई है। अच्छा, मैं इधर से आना चाह रहा था। अच्छा, अब हम समझे। सरदार जरदारी पहले चले गए, उसके बाद फैसला जब होता है। हाँ। तो मियाँ साहब का जब फैसला है कि जी अब हमने अपने सियासी दोस्तों को साथ रखना है, आप लोग बहुत करीब हो गए हैं कहीं और ये ना हो कि हम सारे लगे जाएं, और वो तो किसी वक्त भी अपना मौक़िफ़ चेंज कर सकते हैं, बादशाह है ना, तो हम वी शुड आल्सो प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। तो फिर और जरदारी साहब भी जो है वो तो खैर बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं, उनको भी एहसास है इस बात का। तो मेरा ख्याल है इन्होंने ये सोचा कि थ्रेट आ रही है, अब हमें कहीं ना कहीं से थ्रेट आ रही है। ये ना हो कि एस्टैब्लिशमेंट का और जुडिशरी का क्लैश के अंदर हम ही ना लगे जाएं। ये ना हो कि उसको रोकते रोकते और कुछ ना हो जाए इस मुल्क में जिसमें हम भी फारग हो जाए, मलबा हम पे ना गिर जाए, हम पे भी ना गिर जाए, हम भी ना फारग हो जाए। बिकॉज देखिए ना, ये इल्ज़ाम तो लग रहा है ना गवर्नमेंट के ऊपर कि आप डील ठीक नहीं कर रहे हैं। हाँ। आप इकोनॉमिक रिवाइवल भी नहीं हो रही जिस तरीके से होनी चाहिए, और ये सियासी बहुत से लूज एंड्स खड़े होने शुरू हो गए हैं। खान का मसला भी हल नहीं हो रहा, उधर से जजेस जो है वो भी आप नहीं मैनेज कर रहे हैं, सारा कुछ आप हमारे कंधों पे वापस फेंक रहे हैं। तो आप कर क्या रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो
इसीलिए बातें शुरू हो गई ना, खान कह रहा है कि शहबाज शरीफ जो है 2 महीने के बाद छुट्टी हो जाएगी, ये हो जाएगा, प्लान बी बना तो शहबाज शरीफ साहब भी लापता हो जाएंगे। अब बात यह है कि ये बातें हवा में नहीं है, ये गवर्नमेंट अंडर प्रेशर है। अच्छा। और नवाज शरीफ साहब को इस बात का एहसास हो गया कि अगर इस गवर्नमेंट ने डिलीवरी ना दी तो फिर शायद कोई और रास्ते ना ढूंढ ले। अगर ऐसे हुआ तो फिर हम कहाँ जाएंगे? खान के साथ तो अवाम है, हमारे से तो अवाम दूर हो गई है, तो हम कोई अवाम के करीब रहे, ये ना हो कि फिर हमारे साथ खड़ा होने के लिए कोई तैयार ना हो। तो आई थिंक इन दैट कॉन्टेक्स्ट ये फैसला हुआ कि शहबाज को समझाया कि मौलाना को साथ लेके चलो। अच्छा। अब शहबाज साहब ने आगे बताया होगा माई बाप को कि जी ये इट्स अ गुड डिसीजन, वी नीड टू कीप मौलाना ऑन आवर साइड। वो बाहर बैठ के आपके लिए भी ठीक नहीं, हमारे लिए भी ठीक नहीं। तो उन्होंने कहा होगा कर लो, तो क्योंकि देना तो जो भी आपने देना है आपने ही मौलाना को देना है, हमने क्या देना है, जाहिर है। ठीक है। तो वो अब आप ही कुर्बानी करेंगे, थोड़ी बहुत पेट काटेंगे अपना, कुछ सीटें दे देंगे, कुछ गवर्नरशिप दे देंगे, तो वो फिर पीपल्स पार्टी को भी तो देनी है ना, गवर्नर तो उनका लगा हुआ है। वो पहले गए हैं और बातें भी शुरू हो गई तो फिर इसीलिए अब तो पीपल्स पार्टी को तो आना ही था, क्योंकि जब एस्टैब्लिशमेंट ने ग्रीन लाइट दे दी तो फिर जरदारी साहब को रेड लाइट तो नहीं देखेंगे ना। तो उन्होंने फिर पहल की कि अगर देना ही है कुछ तो मैं पहले होके दे, समझे ना। हाँ, तो उन्होंने सिग्नल पढ़ लिया। तो पढ़ के तो लपक के पहुंच गए मौलाना के पास, ठीक है ना जी। उन्होंने पहले मौलाना को सॉफन अप कर लिया। अब ये रह गए पीछे, ठीक। मगर आपने खुद ही भी मुझे बताया कि जरदारी साहब के साथ कौन गया था? वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। वो किन के आदमी है ये नहीं मुझे पता कि किनके, लेकिन दोनों मुलाकातों में वो मुश्तरक थे। तो इसका ये मतलब है कि इट हैज़ द ब्लेसिंग। अच्छा अच्छा, ये मेरा मतलब है। अच्छा अच्छा। और प्रपोजल मियां नवाज शरीफ साहब से आई, और ब्लेसिंग है उधर से कि ठीक है हमें कोई इतराज़ नहीं है, जाइए और मुकबका करो, मौलाना ने अपने नाल लवो, खानों को इशारा नहीं है। अच्छा। पर डिलीवरी दो, ये खान के सपोर्ट नहीं होनी। ये नहीं कि जी मौलाना अपनी एक मुहिम चला रहे हैं, उधर खान अपनी चला रहा है, डिस्टेबलाइजेशन हो जाएगी। आप लोगों ने देर की है, वी हैव नो इश्यूज़। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारा जो है दिस इज़ ऑल लिंक्ड। एक तरफ मौलाना को साथ लेके चलना, एक तरफ अपने सियासी जमात के लोगों के लिए जो MNA है आपका, जो मिनिस्टर है, उसको और तकड़ा करना, बिकॉज ही हैज़ टू लुक आफ्टर द MNAs, डेवलपमेंट फंड्स, MNAs, जो वो कह रहे हैं, जो कि शायद डॉक्टर जहांजेब जो थे वो कहते थे नहीं ऐसे नहीं, इधर पैसे लगाने, इधर नहीं लगाने। तो मेरा ख्याल है पार्टी का ख्याल करना, एहसन इकबाल साहब का ख्याल करना, एहसन इकबाल ने आगे पार्टी का ख्याल करना, और उधर शहबाज साहब ने अब सीटें देनी है, जरदारी साहब ने गवर्नरशिप देनी है, मौलाना को भी साथ लेके चलना है। तो ये अपना जो ग्रुप है ना PDM वाला, उसको तकड़ा कर रहे हैं, ताकि कोई अगर ज़लज़ला आए या कुछ इस किस्म की बात हो या कोई फ्लड आने का इम्कान हो तो हम वी ऑल विल सिंक एंड स्विम टुगेदर। तो ये दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। लाइफ बोट्स जो है वो जमा करने का सिलसिला जारी है। तो अब मौलाना विल कम ऑन बोर्ड, ऐसी बात नहीं है। और खान साहब जो हैं उनके पास कोई बोट नहीं है, कोई लाइफ जैकेट नहीं है इस वक्त। वो जो सारी कोशिश हो रही थी किसी तरीके के साथ कुछ किया जाए, वो नहीं हो पाएगा। और इसी के साथ वो दूसरा सवाल अगर आप पूछना चाहें। नहीं, आप उसका रखें, सस्पेंस अभी ताज़ा। हाँ, वो सस्पेंस ताज़ा डॉट्स हैं, कनेक्ट करने को अभी बहुत से बाकी। यहाँ हो रही है दुआए खैर पीपल्स पार्टी और PMLN के साथ मिलकर मौलाना की, तो क्या PTI के साथ जो मामला चल रहे थे उन पर फातिहा पढ़ ली जाए? ब्रेक के बाद आएंगे, इस पर बात करेंगे। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। मौलाना की तो ऐसे लग रहा है कि दोनों तरफ चांदी हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले आई और इधर फिर जरदारी साहब और वज़ीर आज़म भी पहुंच गए। क्या उनको ये भी डर था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मौलाना ऑन बोर्ड होने जा रहे हैं, तो वो खौफ भी कहीं लाहक हुआ? और इस पर महमूद अचकज़ई साहब मुस्लिम लीग नून के साथ राब्तों की तस्दीक कर रहे हैं कि बातचीत चल रही है। मुस्लिम लीग नून PTI को भी इंगेज करने जा रही है और मौलाना को भी इंगेज करने जा रही है। ये दोनों तरफ कैसे, दोनों कश्तियों में पाँव कैसे रख सकती है मुस्लिम लीग नून? देखिए, PTI जो है, नून लीग जो है वो PTI को इंगेज करने नहीं जा रही। अच्छा। और इसीलिए ख्वाजा आसिफ ने और एहसन इकबाल साहब ने मॉडल टाउन से निकलने के बाद जी मॉडल टाउन से क्या दिया? हाँ, मैं मेरा ख्याल है उनकी स्टेटमेंट चला दूं, ज़्यादा अच्छा लगेगा बॉडी लैंग्वेज के साथ। ख्वाजा आसिफ एंड एहसन इकबाल। बात हुई है, आज खबर भी लगी हुई है कि अचकज़ई के साथ मुज़ाकरात के सिलसिला जो है शुरू करने जा रही है। आप चाहते हैं कि मुज़ाकरात PTI के साथ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? जी, आप हक में नहीं है।
इमरान खान साहब और उनका तर्ज सियासत, उसके साथ मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कि वो 9 मई के ऊपर कौम से और हमारे कौमी सलामती के इदारों से माफ़ी नहीं मांगते। 9 मई पाकिस्तान का 9 सितंबर था कि जिस दिन एक जमात ने वो कुछ किया जो आज तक पाकिस्तान के दहशत गर्दों को भी करने की जुर्रत नहीं हुई थी। जबकि जो अंदरूनी ज़राए हैं मुस्लिम लीग नून के, वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से फैसला किया गया है कि मौलाना महमूद अचकज़ई और दीगर सियासी रहनुमाओं से बातचीत जारी रखी जाएगी, कोशिश की जाएगी कि कनेक्ट किया जाए। बिल्कुल सही। मियां नवाज शरीफ की पॉलिसी यही है कि अब सबके साथ बात, सियासतदानों को इकट्ठा रहना चाहिए। इसलिए वो ये समझते हैं कि अचकज़ई साहब को भी साथ लेके चलना चाहिए। अचकज़ई साहब जो है बड़े वॉलेटाइल किस्म के कैरेक्टर हैं और इस वक्त उन्होंने इमरान खान का साथ दिया हुआ, पहले वो इनके साथ भी चलते रहे हैं। तो अब सिचुएशन ये है कि अचकज़ई साहब तो हमेशा तैयार होते हैं टू लीड अ डेलीगेशन और टू स्टार्ट टॉक्स। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करनी हो या गवर्नमेंट के साथ। खान साहब ने उनको रोका हुआ था कि आप गवर्नमेंट के साथ नहीं बात कर सकते, अगर आपने बात करनी है तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करें। ठीक। अच्छा, मगर अब इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी वाज़ेह कर दी है 2 बातें। ISPR साहब के जो स्टेटमेंट थे उनमें 2 बातें थी। एक ये था कि माफ़ी मांगे 9 की, दूसरा ये है कि हमें कोई इतराज़ नहीं है अगर गवर्नमेंट जो है वो PTI के साथ मुज़ाकरात करे। हाँ, सियासी जमातों को बातचीत। तो ये आज यासिर इकबाल ने भी तो यही बात कही है कि माफ़ी मांगे और वैसे हम मुज़ाकरात तो नवाज शरीफ ने अनाउंस कर दिया कि हम अचकज़ई साहब के साथ भी बात करेंगे। और जो अंदर की खबर आ रही है वो ये आ रही है कि ये कह रहे हैं अचकज़ई साहब को कि आप खान साहब के पास जाएँ, उन्हें कहें हमारे साथ बराह रास्त बात करें, आपके ज़रिए नहीं, एक कमेटी बनाए PTI की, वो हमारे साथ बात करें। अच्छा, जाहिर है कि बात अगर होगी तो PTI के साथ होगी ना जी, लेकिन PTI सपोर्टर्स का भी तो बैकलैश आएगा ना। तो इसी खान साहब जो हैं वो नहीं चाहते कि गवर्नमेंट के साथ बात करें, उन्होंने तो ये कह दिया कि मैं तो बात करूँगा सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो अब वो उनको यू टर्न लेनी पड़ेगी। इन्होंने ऐसी एक पॉलिसी इख्तियार की है कि अचकज़ई साहब को न्यूट्रलाइज करने के लिए इन्होंने कहा जी हम तैयार हैं आपके साथ बात करने के लिए। अब जाएँ खान को कहें कि कमेटी बैठाएं PTI की, आप भी बैठ जाएं, पर कमेटी PTI की होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये बैक चैनल पे ये खुले आम जो है, देयर इज़ नो पॉइंट इन दिस। अच्छा, कि उसमें कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज बड़े स्पॉयलर्स बड़े होंगे। अच्छा, इनको पता है कि ये बात खान नहीं मानेगा, ये नहीं मानेगा। फिर क्यों कर रहे हैं ऐसे? देखिए, बड़ा ज़रूरी होता है ना, सियासतदान ये कहे कि मैंने दूसरे सियासतदान से बात नहीं करनी, वो तो खान कहता है जी। मियाँ साहब का तो ये मौका है सबको साथ लेके चलना है। देखिए ना, यहाँ 2 किस्म की चीज़ें चल रही हैं। एक तरफ इमरान खान कह रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट इज़ द रियल पावर, उन्हीं से बात होगी और किसी से नहीं होगी जी। दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट को अटैक कर रहा है, ऐसे ही है। और तीसरी तरफ सियासतदानों को अटैक कर रहा है। इनका ये मौक़िफ़ है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इट इज़ हेयर टू स्टे, वो एक हकीकत है, एक पावरफुल हकीकत है। मगर हम सियासतदान जो हैं, हम जो अपने डिफरेंसेस ख़त्म करें तो हम कोई मुकमुका कर लें आपस में, जिसके साथ सियासत चले, जमहूरियत जिस किस्म की भी है वो चले, उसके साथ इमरान के बगैर वो काम चल नहीं सकता। इस वक्त सारा जो सपोर्ट बेस है वो खान को मिला हुआ है। तो द गवर्नमेंट इज़ वेरी कीन कि खान जो है कोई मोटी बात करे इनके साथ। अच्छा। जिसके साथ फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ये चाहती है और नवाज शरीफ क्या चाहेगा, वो यही चाहेंगे कि हमारे साथ बात करें, कोई इलेक्शन की डेट का तय करें। अच्छा, उस वक्त तक आप डिस्टेबलाइज ना करें, हम इलेक्शन फ्री एंड फेयर हमारे साथ मुकमका करें। अच्छा, मगर बात यह है कि खान इज़ नॉट रेडी फॉर दैट एंड मेरा ख्याल है एस्टेब्लिशमेंट इज़ नॉट रेडी फॉर इट आइदर। तो ये प्रॉब्लम्स चल रहे हैं इस वक्त, एक दूसरे को कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा। खान एस्टेब्लिशमेंट को ट्रस्ट नहीं करता, एस्टेब्लिशमेंट खान को नहीं ट्रस्ट करती। ट्रस्ट छोड़ें, इमरान तो सारे PTI, PPM, PMLN, PPP सबको फारग करना चाहता है। मियाँ ये चाहता है कि कोई हो जाए बात जिसके साथ ये गवर्नमेंट अपने 5 साल काट ले। अच्छा। उसके बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए, खान आता तो आए, अल्लाह खैर सल्ला, ताकि कम से कम एक सियासी चीज़ चल पड़े। वो पॉलिटिकल प्रोसेस, वही जो आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ साहब ने अंडरस्टैंड करके किया, वो इमरान खान साहब कर लें अंडरस्टैंड। वो नहीं मानते, तो इसलिए ये सारी कन्फ्यूजन चल रही है इस वक्त। मगर मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अब थोड़ा सा इंटरवेंशन करनी शुरू कर दी है,
सियासी तौर पे। अच्छा, इसकी क्या वजह है? मैं आपको इसकी 2 स्टेटमेंट से जवाब चाहूँगी जो उन्होंने अगर मुदाखलत शुरू की है तो। महमूद अचकज़ई साहब ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ बड़े भाई को मशवरे ना देते तो मामलात ठीक होते। इसके अलावा असद कैसर साहब PTI के जो सीनियर रहनुमा हैं वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ तो उनके भाई ने हाथ कर दिया है। पार्टी के लोग बताते हैं नवाज शरीफ भाई से नाराज़ और मायूस हैं। देखिए, भाई ऐसे हैं। अच्छा, मायूस होना एक दूसरे से बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल डिफरेंसेस ऑफ अप्रोच, वो अलग बात है, मगर ये टूटने वाले नहीं है ये भाई। अच्छा, ठीक। डिस्पाइट ऑल दिस, शहबाज साहब इज़ वेरी क्लोज टू द एस्टैब्लिशमेंट। मियाँ साहब को 3 दफ़ा एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से धक्के लगाए गए हैं, तो जाहिर है अप्रोच फ़र्क है। इस दफ़ा जो कुछ हुआ, मेरा ख्याल है मियाँ साहब उसकी वजह से मायूस थे थोड़े से। अच्छा, अब वो पहले तो बात माननी पड़ गई बिकॉज सारी पार्टी जाना चाह रही थी साथ शहबाज साहब के साथ कि हम इलेक्शन में, अब जैसे भी है, अगर खान ने ऐसे किया तो हम भी ऐसे कर लेते हैं, अगर बाहर बैठे रहे तो उड़ जाएंगे, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, कम से कम लेट्स गो इन देयर। तो मियाँ साहब वाज नॉट इन फेवर, बट मान गए फिर, और क्या करते, चॉइस क्या थी, बाहर बैठने के साथ भी तो कुछ नहीं मिलता था ना जी। और खाना वापस आ जाता तो फिर उसने वही हरकतें करनी थी जो पहले की थी उसने, तो ठीक है ना। तो वो ये फिर मजबूरी के तहत ये सब कुछ हुआ। अब वो मजबूरी के तहत हुआ तो सही, मगर पॉपुलैरिटी और गिर गई है नून लीग की, और ख़ुसूसन मियाँ नवाज शरीफ साहब तो बिल्कुल ही साइड लाइन हो गए जी। तो मेरा ख्याल है मियाँ साहब ये इम्प्रेशन देना चाह रहे हैं आवाम को भी, और कि भाई देखें गवर्नमेंट अपनी जगह पे, मगर मेरी हमदर्दियाँ जो हैं वो मेरे सपोर्ट बेस के साथ हैं। आई एम स्टिल विद यू। ये कुछ मजबूरी है जिसके तहत हमें ये करना पड़ा। अच्छा। और अभी भी मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ, मैं सियासतदानों के लिए लड़ रहा हूँ, मैं सियासत के लिए लड़ रहा हूँ, मैं जमहूरियत के लिए लड़ रहा हूँ, मैं आपको रिलीफ देने के लिए लड़ रहा हूँ। जो कुछ हो सक रहा है मैं कर रहा हूँ, और इसके साथ कुछ लोग खुश नहीं हैं, मगर उसके बावजूद मैं ये कर रहा हूँ। ठीक। और यह जाहिर है अब शहबाज साहब जो है बड़े मुश्किल है उनका रोल। एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट बैठी है, एक तरफ भाई बैठा है। ठीक है, भाई जो है वो शहबाज को भी सपोर्ट कर रहा है, अपनी बेटी को भी सपोर्ट कर रहा है, बेटी और शहबाज के दरमियान भी इश्यूज हैं, बैलेंस। तो भाई की जो पोजीशन है इज लाइक एन ओवरऑल ग्रैंडफादर फादर। मगर शहबाज साहब जो है उन्होंने जो कमिटमेंट्स की हुई हैं इस तरफ, उनको फुलफिल करने के लिए भाई को समझाना पड़ता है, भाई उनको वापस समझाता है, फिर वो उधर भागते हैं। वो ही इज इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक। एंड वो बस बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है। हाँ। और उसमें ख्वाजा आसिफ जैसे लोग, एहसन इकबाल जैसे लोग, अब ख्वाजा साहब जो है वो मियाँ साहब के भी बड़े करीब हैं, एस्टैब्लिशमेंट के भी बड़े करीब हैं। लाइक शहबाज, ही इज एक्चुअली a member of the party but closer to the Shahbaz line of thinking. Okay. Because वो close to the establishment है ना। इसी तरीके के साथ एहसन इकबाल साहब हैं, वो भी एक प्रोफेशनल हैं, उनको भी इस्टेब्लिशमेंट का जो है एहसास है कि वो कितने पावरफुल हैं कितने नहीं हैं, एंड सो ऑन। तो ये टीम है बेसिकली जो चला रही है इस वक्त गवर्नमेंट को, वो शहबाज साहब की टीम है। ठीक। मगर पीछे बाहर बैठे हुए नवाज शरीफ साहब, वो अब भाई को कहते हैं कि ऐसे देखो ना, ये है वो है फलाना है। जब भाई ड्रैग करता है, पाँव कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, तो कुछ ऐलान कर देते हैं वो। तो इसीलिए उन्होंने प्रेसिडेंटशिप वापस ले ली है। तो मेरा ख्याल है वो कोशिश उनकी यही है कि किसी तरीके के साथ ऐसे ना हो कि कोई स्पेस ना रहे हमारे लिए। अच्छा। और कल को हम फिर पछताएंगे, क्योंकि बात यह है कि अभी नून लीग उड़ गई तो फिर रह के जाएगा। मियाँ साहब तो अब वापस नहीं आएंगे एज प्राइम मिनिस्टर, शहबाज साहब की आखिरी स्टिंट है। अब रह गई मरियम पीछे जी। तो मरियम हैज़ अ लॉन्गर टर्म वैल्यू। ठीक है, तो अब कुछ तो प्रोटेक्ट करना है ना, फैमिली को भी बचा के रखना है, लेगेसी भी चलानी है, और आवाम का भी ख्याल करना है। आवाम नहीं होगी तो पीपल, नून लीग नहीं होगी। तो इस किस्म की मुश्किल सिचुएशन है नवाज शरीफ साहब की। वो उधर एस्टैब्लिशमेंट जो है वो शहबाज साहब के ऊपर बैठी हुई है। अब ये जो डॉक्टर जहांगीर को जो निकाला है, एस्टैब्लिशमेंट वोंट बी हैप्पी। हाँ ठीक। वॉन्ट बी हैप्पी। तो शहबाज शरीफ साहब के लिए क्या आने वाले दिनों में कोई मुश्किलात हो सकती हैं, ये सवाल है अपनी जगह पर हम। लेकिन जिस नमाज बास कैम की जिस तरह डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात करें या पॉलिसी की, उसकी तायीद यूँ होती है कि एहसन इकबाल साहब और ख्वाजा आसिफ हामी नहीं हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जाने के। एक माफ़ी का मुतालबा कर रहा है और दूसरा चाहता ही नहीं कि मुज़ाकरात हो या बातचीत हो। जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि राना सनाउल्लाह को टास्क मिला है कि वो राब्ते करें महमूद अचकज़ई साहब से, और फिर डायरेक्ट राब्तों का कोई रास्ता खोला जाए। तो इससे पता चलता है आपको दोनों कैंप्स में सोच का तफावत। बहुत से अहम सवालात एक ब्रेक के बाद।
शो में एक बार फिर खुश आमदेद। सिट साहब, बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि शहबाज शरीफ साहब तो माशी बेहतरी के हवाले से पूरी उम्मीद है, फिर हम देख रहे हैं क्रेडिट रेटिंग्स भी हमारी इम्प्रूव हो रही हैं। मूडीज़ ने भी अभी अपग्रेड किया हमारी रेटिंग को। दूसरी तरफ ये जो डाटा आ रहा है सामने सर्वेज़ के ज़रिए, इप्सॉस का एक सर्वे है जिसमें सैंपल लिया गया 1000 पीपल फ्राम 4 प्रोविंसेस और इसके अलावा जो बाकी एरियाज़ हैं, और 15 से 20 अगस्त के दरमियान ये किया गया है। इसमें 10 में से एक बंदा जो है वो आपकी माशी हालत के हवाले से पूरी उम्मीद है। ये फ़र्क क्यों, उधर बेहतरी और इधर बदतरी? हाँ, बेहतरी किसके लिए हो रही है और बदतरी किसके लिए हो रही है? हाँ, यही बात है ना, सबके लिए बेहतरी नहीं हो रही। दैट इज़ वाई यू सी द डिफरेंस। जी, वो क्या है, बात यह है कि IMF प्रोग्राम बड़ा अनपॉपुलर प्रोग्राम है। सबसे ज़्यादा बोझ जो है, बोझ सब पे आ रहा है, मगर सबसे ज़्यादा बोझ गरीबों पे आ रहा है और मिडिल क्लास पे आ रहा है। ठीक है ना, नौकरियां नहीं मिल रही और तनख्वाहें जो हैं वो कम होती जा रही हैं, डिस्पोजेबल इनकम एंड सो ऑन। बिजली की कीमतों में इजाफा, इन्फ्लेशन, ये देखिए ना, सब कुछ बहुत बड़ा। ठीक है ना, तो आवाम तो खुश नहीं होगी। तो वो इप्सोस का सर्वे है जो, वो तो सही कहता है ना कि आवाम खुश नहीं है। जी, अब एस्टैब्लिशमेंट खुश है, बैंक्स खुश हैं, बड़े सरमायादार जो हैं वो खुश हैं। ठीक कि IMF का पैसे आ रहे हैं, डिफ़ॉल्ट नहीं होगी, एक्सचेंज रेट डिप्रिसिएशन रुक गई है इतनी। ठीक है ना, तो देखिए ये दो अप्रोचेस हैं। अच्छा। और इस्टेब्लिशमेंट का ये मौक़िफ़ है कि इस वक्त हम डिफ़ॉल्ट से बचना है, तबाही से रुकना है, IMF का प्रोग्राम करना ही पड़ेगा हमें। वो पैसे हमें चाहिए, वो पैसे आएंगे, खा वो $2-3 अरब हैं सिर्फ, मगर उसके साथ लिंक्ड है कंडीशंस विद सऊदी अरेबिया, UAE एंड अदर्स। तो वो हमें डिफ़ॉल्ट बचने से ज़रूरी है इन द नेशनल इंटरेस्ट। अच्छा। मगर नेशनल इंटरेस्ट में बेल्ट टाइटनिंग करनी पड़ती है ना फिर। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि बेल्ट टाइटनिंग जो है वो सिर्फ लोअर मिडिल क्लास और गरीब के ऊपर बोझ पड़ रहा है, अमीरों के ऊपर उतना बोझ नहीं पड़ रहा जितना पड़ सकता है जी। एक बात वो नहीं हो रहा। दूसरी बात ये है कि ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, बड़े सरमायादार, ताजिर, ज़मींदार, ये आपका हुक्मरानी तबका है जी। इन्होंने कौन सी सैक्रिफाइस की है? कौन सी सैक्रिफाइस की है इन्होंने? क्या इनकी इनकम्स जो है, इनकी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस कम हो रही हैं कि नहीं हो रही? नहीं, ऐसा तो इसलिए दैट इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। दे लाइक द IMF प्रोग्राम, इट डजंट अफेक्ट देम जी। ठीक, बट द अवाम डजंट लाइक द IMF प्रोग्राम बिकॉज इट अफेक्ट्स देम। ओके, तो ये दैट इज़ व्हाट द इप्सोस सर्वे इज सेइंग कि एक तरफ मूडीज और ये वो आपकी क्रेडिट रेटिंग बढ़ा रहे हैं। क्रेडिट रेटिंग बढ़ती है ना जब आप डिफॉल्ट से दूर होते जाते हैं। जितना आप डिफॉल्ट के करीब आते हैं तो क्रेडिट रेटिंग गिरती जाती है। वो व्हाट इज़ क्रेडिट रेटिंग? कि आपको लोग उधार देने के लिए तैयार हैं कि नहीं। अगर आप अच्छी एक गाड़ी चला रहे हैं तो आपको सवारियां भी मिल जाएंगी। अगर आप गाड़ी बुरी चला रहे हैं या गाड़ी छकड़ा है तो कौन बैठेगा आपकी गाड़ी में? तो बात यही है कि IMF प्रोग्राम बड़ा ज़रूरी है फॉर द कंट्री, बिकॉज जिस तरीके से इस मुल्क को चलाया गया है वो तबाही की तरफ ले गए। अब रोकना पड़ा है और ये कुछ मुश्किल फ़ैसले करने पड़ रहे हैं। अफसोस इस बात का कि उसमें मुश्किल फ़ैसलों के अंदर जो कुर्बानी देनी पड़ रही है वो हमारी रूलिंग क्लासेस में से बहुत कम लोग उसमें से दे रहे हैं। कुर्बानी सारी मिडिल क्लास और आवाम के ऊपर है। ये इन्फ्लेशन जो है आयशा डजंट हर्ट यू एंड मी एज मच एज इट हर्ट्स द पुअर पीपल, एंड यू आर नॉट इवन अ वेरी रिच पर्सन, यू आर अ प्रोफेशनल। ठीक, तो बात ये इवन इट्स हर्टिंग यू। अब बात ये है कि बट द वेरी रिच नो बिग डील। IPPs अभी भी पैसे बना रहे हैं, बाकी लोग भी बना रहे हैं, अल्लाह खैर सल्ला। ये डॉक्टर कैसर बंगाली ने भी तो अपने रेजिग्नेशन के साथ यही कुछ तफसीलात मुबैना तौर पर वो यही कह रहे थे ना कि जी आपने जहाँ पैसे काट रहे हैं आप वहाँ मत काटें, आप गवर्नमेंट को ख़त्म करें, कम करें, वहाँ पैसे काटें। और यही वो जो फॉरेन एडवाइज़र आया था इनके पास UK गवर्नमेंट की तरफ से, उसने भी इनको यही कहा था कि ये 5 लोग ग्रुप्स हैं इस मुल्क के अंदर, उनको अपना पेट थोड़ा सा काटना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सर्वाइव और चलाने के लिए। वो 5 ग्रुप्स ने अपना कोई पेट नहीं काटा और 1 से 16 के मुलाजिमीन को हुकूमत फारिग कर रही है और 17 से 22 के अफसरान को बचाया जा रहा है। तो वो यही तो कैसर बंगाली कहता है कि मेरी क्या जरूरत है, बात तो आप सुनते नहीं है। और मुझे तो सिर्फ शो दिखाने के लिए कि हमने कोई प्रोग्रेसिव बंदा भी डाला है। बिल्कुल, ये सारा जो फेक और कॉस्मेटिक सर्जरीज, ही इज रिजाइन्ड। ये बता रहे हैं ना, डायरेक्शन और हुकूमत की प्रायोरिटीज भी बता रहे हैं। चलिए सवाल शामिल कर लेते हैं, हमारे 1 मिनट होगा, लेकिन इसमें वजाहत चौधरी साहब लाहौर से क्या जानना चाह रहे हैं?
अक्टूबर में पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के होने वाले इजलास में पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे बाकी ममालिक की तरह इंडिया को भी दावतनामा भिजवाया है और उनको इनवाइट किया है। तो क्या इंडियन प्राइम मिनिस्टर अगर पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं तो उस दौरे की स्ट्रेटेजिक वैल्यू क्या होगी, और उसके बाद जो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में एक गैप है, क्या वहाँ पर हमें कुछ ब्रेक थ्रू देखने को मिल सकेगा? भाई साहब, कोई ब्रेक थ्रू नहीं होना। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया, मेरा ख्याल है कल या फिर परसों के प्रोग्राम में हमने ये बात कही थी, पूरा सुनाया था आपको उनका कि कोई ब्रेक थ्रू पाकिस्तान के साथ नहीं होने वाला, कोई अनइंटरप्टेड टॉक्स नहीं होने वाली, सूरत हाल जैसे है ऐसे ही है, कश्मीर का चैप्टर बंद हो गया है और अब हमें पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत करने की भी ज़रूरत नहीं है, एंड दैट्स इट। सो ये आप छोड़ दें। आगे आपके जी वो नरेंद्र मोदी आएंगे या नहीं आएंगे SCO में, मेरा ख्याल है वो ख़ुद तो नहीं आएंगे बिकॉज दैट वो मेरा ख्याल है वो समझेंगे ये रॉन्ग सिग्नल जाएगा कि जी हम शायद तैयार हो गए हैं या हम कमज़ोर हैं तो इसलिए हो गए हैं, वो नहीं आएगा मेरा ख्याल। मगर हो सकता है कि वो कोई डेलीगेशन भेज दें अपनी, मतलब स्टेट मिनिस्टर लेवल या इवन फॉरेन मिनिस्टर को भेज दें टू रिप्रेजेंट इंडिया। मगर क्या वो, बिकॉज उन्होंने पैगाम तो जो दिया है पहले उसी को बरकरार रखना है, तो आई डोंट थिंक नरेंद्र मोदी इज़ गोइंग टू कम। वो अपनी शायद रिप्रेजेंटेशन भेज दें, बिकॉज वो बॉयकॉट भी नहीं करना चाहेंगे, बिकॉज डोंट फॉरगेट जब लास्ट मीटिंग हुई थी तो हम रिप्रेजेंटेशन हमने की थी, आई थिंक बिलावल भुट्टो साहब गए थे वहाँ, याद है ना आपको? हाँ, तो हमने भी अपना फॉरेन मिनिस्टर भेजा था। हो सकता है वो अपना फॉरेन मिनिस्टर भेज दें, या आपको थोड़ा सा और वो दिखाने के लिए तो आप फॉरेन मिनिस्टर से भी एक लेवल नीचे किसी को भेज दें। बट नो, आई डोंट थिंक नरेंद्र मोदी विल कम, आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी स्ट्रेटेजिक ब्रेक थ्रू। ये आने वाली मीटिंग कितनी हौसला अफजा हो सकती है, आपने जवाब जाना। सेठी साहब का मजीद कुछ जानना चाहें इस नंबर पर अपना सवाल भेजें, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।